हाय एंड वेलकम यू ऑल। तो निश्चित रूप से लेक्चर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 7 को आने में जो समय लगा उसके बारे में हम आपको बता दें कि लोग अच्छे बुरे नहीं होते। अच्छा बुरा तो हमारा वक्त होता है और ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई हमेशा ज़िंदा रहने नहीं आया है। तो चलिए हम लोग आज बात को आगे बढ़ाते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो हमने लिखा है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, ये यदि शायद नहीं होता तो फिज़िक्स वाले हमको इतना सा छोटा सा निकाल के नहीं देता मतलब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं बनता। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल ही था शायद जो फिज़िक्स वाले को दया आ गया कि भाई यार तुम लो थोड़ा सा पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा केमिस्ट्री। निश्चित रूप से गैल्वेनिक सेल वोल्टेइक सेल, ये नो अबाउट इट, दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में भी जानते हैं आप। तो एकदम सिंपली यदि बोला जाए, बिल्कुल एक आसान भाषा में बोला जाए तो ये सेल आप देखे हैं कहीं? बिल्कुल देखें सर। आप बाइक में देखते हैं, अपने कार में देखते हैं, आप अरे इन्वर्टर में देखते हैं। साहब आपका इन्वर्टर क्या है, वो बैटरी क्या है? वो गैल्वेनिक सेल है जिसका बैटरी बोलते हैं, यानी दिस सेल सिंपली कॉल्ड बैटरी। तो बैटरी का काम क्या है सर? लाइन कट जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लाइन कट जाता है तो आपका टीवी चलाना, आपका मोबाइल रिचार्ज करना, सो मेनी वर्क आप उससे करते हैं। क्या करते हैं? तो ये बैटरी या सेल, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिवाइस व्हिच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी? वो एक सेल में कुछ रहता होगा, केमिकल सब्सटेंस रहता होगा। वो केमिकल सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता होगा, यानी केमिकल रिएक्शन करता होगा, और रिएक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स होता होगा निश्चित रूप से। तो व्हाट इज दिस? तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे सर? ए डिवाइस which generate electricity by chemical reaction। नहीं सर? या यदि आप बुक में जो देखते हैं क्या लिखते हैं? ये डिवाइस which converts क्या चीज़? केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो निश्चित रूप से इस सेल से बैटरी से आप क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होता होगा और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसके कारण आपका मोबाइल रिचार्ज होता है और पंखा चलता है और आप लाइन कटने के बावजूद भी आप आराम से नींद लेते हैं और टीवी देखते हैं। तो चलिए सर, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सेल है जिसमें कैथोड और एनोड, आप जानते हैं सेल होगा तो उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा। वो दोनों डिफरेंट हाफ सेल के फॉर्म में रहता है। यानी हेयर कैथोड एंड एनोड अकर इन ए टू सेपरेट वेसल। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो चलिए हम इसको पहले बनाते हैं, देन इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे क्या है। देखिए सर, देखिए ये हम एक दो वीकर बनाए हैं, कंटेनर बनाए हैं। इसमें देखिए कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है सर? यहाँ हम रखे हुए हैं 1M ZnSO4 सॉल्यूशन। ZnSO4 सॉल्यूशन और इसमें जैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी के मेटल को इसमें डिप्ट करना होता है। यानी इलेक्ट्रोड जो इसमें आप डालिएगा, देखिए ये हम Zn के प्लेट को यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है सर? Zn के प्लेट को डाल रहे हैं। यदि हम कॉपर सल्फेट यहाँ देखेंगे, वैसे ही ये मेरा 1M कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ हम लोग कॉपर के प्लेट को, देखिए सर यहाँ एक पतला सा हम लोग एक कॉपर का प्लेट रख ले रहे हैं। देखिए ये, देखिए सर ये
ठीक है सर। तो इसमें करना आपको यही होता है कि जैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसी का मेटल्स का रड आपको लेना है। और यदि Zn-SO4 का लेते हैं Zn का लीजिएगा, यहाँ कॉपर सल्फेट का लेते हैं तो कॉपर का लीजिएगा, यहाँ आप कोई भी कॉपर नाइट्रेट भी ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन मेटल आपका वही लेना होगा एट इलेक्ट्रोड के रूप में। तो देखिए वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल में जो होता है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है सर। यदि आप दूसरा कुछ लेंगे तो फिर दूसरे लेंगे, लेकिन गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल में जो हाफ सेल जो होता है, इसमें ये जो बाएं साइड में है इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, है ना। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है सर। तो ये एनोड की तरह काम करता है, ये कैथोड की तरह काम करता है। तो एनोड में जो लिया जाता है वहाँ लेते हैं, हाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट्स का सॉल्यूशन है। हेयर वी टेकन ए इलेक्ट्रोलाइट एट ए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन विच ए Zn इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, और उसको हम लोग एक वायर के थ्रू, देखिए सर यहाँ आप की लगा दीजिए, चाबी लगा दीजिए, यहाँ आप एक वोल्ट मीटर लगा दीजिए सर, वोल्ट मीटर लगा दीजिए, और देखिए सर इसको आप ऐसे जोड़ दिए, देखिए ऐसे आप इसको जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। ये आपका की है, ये आपका वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर या आमीटर कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, जिससे यहाँ जो करंट फ्लो करेगा उसको आप वोल्ट में मेजर करेंगे। चलिए इस दोनों को हम करते क्या हैं कि एक देखिए सर एक सॉल्ट ब्रिज से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। सबका फंक्शन है, क्या फंक्शन है आप देखेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज है और यहाँ पर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं, देखिए यहाँ कॉटन प्लग लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, K2SO4, ये सब एक जेली या पेस्ट ऑफ अगर में हम इसको यहाँ रख करके ये हम साल्ट ब्रिज में, साल्ट ब्रिज, ठीक है सर। ये जोड़ दिए, ये मेरा सेल तैयार हो गया। तो देखिए सर ज्यों आप की इंसर्ट करेंगे तो पहला काम क्या होगा, सो देखिए एक दो बात बता दें। ये हमारा गैल्वेनिक सेल में या Zn-SO4 में Zn डिप्ट रहता है, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर का रड डिप्ट रहता है, ठीक है सर। ये दोनों हम बदल भी सकते हैं। यहाँ एनोड के रूप में, यहाँ ये देखिए ये Zn रड हमारा एनोड के रूप में काम करेगा, Zn एनोड के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ कॉपर मेरा कैथोड के रूप में काम कर रहा है। हम कह रहे हैं कि Zn के बदले आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, लेकिन वैसे मेटल लेना है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, यानी जो मोर रिएक्टिव है, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन नेचर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको भी पढ़ाना है, आप जानते भी है थोड़ा बहुत। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी उसमें ऑक्सीडेशन नेचर ज़्यादा होता है। तो ऐसे रड का आपको एनोड बनाना है, वैसे मेटल के रड को। और इधर किसका बनाना है, जो लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस मेटल, तो उसका आपको कैथोड बनाना है। ये रड बना लेगी, और जिस मेटल का रड बनाना है उसी मेटल्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लेना है। जैसे कॉपर का है तो कॉपर सल्फेट या कॉपर नाइट्रेट, Zn का है तो यहाँ जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट या इस ढंग का लेना है। तो स्ट्रिक्टली हम लोग जिंक और कॉपर ही नहीं लेना है, यहाँ जनरली गैल्वेनिक वोल्टेइक सेल में लिया जाता है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ मेंशन किया है। तो देखिए पहला काम क्या होता है कि जो आप की इंसर्ट करते हैं तो यहाँ जो Zn का रड है इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और इससे Zn एटम ऑक्सीडाइज होकर के ये Zn, ये जो सॉलिड है, कहाँ सॉलिड है, ये Zn का जो एटम है ये रड से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+ में, देखिए ये और ये इक्वस, देखिए ये इक्वस यहाँ चला रहा है, यानी यहाँ Zn2+ बन के देख रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएगा, देख रहे हैं। यहाँ Zn-SO4 का जो सॉल्यूशन, यहाँ जो Zn2+ और SO4 है सर, इसका भी कंसंट्रेशन है, लेकिन ऊपर से जो आ रहा है, देखिए हम यहाँ देखिए
ऊपर से ये Zn2+, देखिए एक्सेस वाले को हम Zn2+, देखिए दो को हम बना रहे हैं, एक और बना दे Zn2+, देखिए ये Zn2+, देखिए 4 हम बना दिए, ठीक है। और ZnSO4 में Zn2+ और SO4 2- होगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो नॉर्मल है। अब यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन निकला सर, ये इलेक्ट्रॉन अगेन इस पर एक्यूमुलेट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो हम की इंसर्ट कर देंगे, तब ये वायर के थ्रू ये इधर की ओर आएगा और ये कॉपर रड से होते हुए यहाँ पर आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर आएगा तो यहाँ कॉपर सल्फेट, यहाँ देखिए यहाँ ZnSO4 का जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ Cu2+, किसका Cu2+? सॉल्यूशन का, ये इसका इसका Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर से आया वो लेकर के कॉपर में चेंज हो जाता है और ये Cu2+ ये इलेक्ट्रॉन लेके इस पर जमा होने लगता है। देखिए Cu2+, ये Cu2+ इक्वस वाला किस में चेंज होने लगता है? सॉलिड में चेंज होने लगता है और धीरे धीरे इस पर जमा होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये रड क्या हो जाता है? मोटा होता चला जाता है, थिक होता चला जाता है और धीरे धीरे ये क्या हो जाता है सर? धीरे धीरे ये डिज़ोल्व होने लगता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होगा, आप यहाँ गौर कीजिए कि इसमें Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ Zn रड से, देखिए ये Zn रड धीरे धीरे ये डिज़ोल्व हो जाएगा, देख रहे हैं डिज़ोल्व होने लगेगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसे देखिए डिज़ोल्व हो जाएगा। तो Zn रड कहाँ है? ये Zn रड जो एनोड है, इससे Zn2+ इस सॉल्यूशन में आएगा, जिसके कारण यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये ZnSO4 जस का तस है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ Cu2+ कहाँ का? यहाँ कॉपर का रॉड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं कॉपर के रॉड में, यहाँ जिंक का रॉड डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन यहाँ कॉपर का रॉड में कोई फ़र्क नहीं। कॉपर Cu2+, कहाँ का Cu2+? सॉल्यूशन वाला, इलेक्ट्रोलाइट वाला, वो रिड्यूस हो करके इस पर धीरे धीरे जमा हो रहा है, जिसके कारण ये रड क्या हो जा रहा है? मोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ देखिए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन एक्सेस होता जा रहा है, जबकि यहाँ किसका? Cu2+ यदि इसमें का कॉपर सल्फेट का इसमें जमा हो गया तो यहाँ SO4 2- क्या हो जाएगा? SO4 2- इसमें ज़्यादा हो रहा है नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ इस जगह SO4 2- का कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि Cu2+ डिपॉजिट हो रहा है, Cu2+ Cu में चेंज होकर के इस पर डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ZnSO4 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिंक रड से Zn2+ आ रहा है और दोनों ही यहाँ एक्सेस Zn2+, यहाँ एक्सेस SO4 2- दोनों ही इस रड के आसपास जाएगा और निश्चित रूप से एक पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट्स करेगा और रेसिस्टेंस को बढ़ाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको सॉर्ट आउट करना है। तो खैर चलिए, तो यहाँ क्या हुआ? सो देखिए यहाँ से जो Zn रड ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn एटम जो ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बनाया है और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकला था अगेन इस पर जमा होकर के इस ओर आया है। दैट्स वाई दिस बिकम निगेटिव टर्मिनल, Zn रड क्या हो गया? निगेटिव टर्मिनल हो गया। हाँ, इस पर क्या होता है? इस पर ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और देखिए इधर से जब इलेक्ट्रॉन इस साइड आया है, ठीक है सर, इधर जब आया है तो यहाँ पर Cu2+ किसका? सॉल्यूशन का लेकर के Cu एटम में चेंज हो गया है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। और दोनों सेल के बीच में ये एक ग्लास का रहता है, सेपरेटेड रहता है, और ये दोनों जो हाफ सेल है एक साल्ट ब्रिज से कनेक्टेड रहता है, जो उसका फंक्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, जबकि कॉपर रड क्या है सर? कॉपर रड को हम लोग, कॉपर रड यहाँ कैथोड का काम कर रहा है, यह आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। और इसमें रिडक्शन होता है,
क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो कॉपर यहाँ किसकी तरह है, निगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। कॉपर यहाँ कैथोड की तरह है, कैथोड है और निगेटिव टर्मिनल की काम करेगा। यहाँ क्या हो, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu2+ आयन। Cu2+ कहाँ का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का है। तो ये फेनोमेनन होता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है। आप ज़रा यहाँ कुछ कुछ बातें जो इसमें हुआ उसको लिखते चले जाइए, क्या क्या हुआ सो बताइए। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है बताइए, फ्रॉम जेड रड। जेड रड का मतलब है फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू कॉपर रड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल। और फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे जिधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो चलिए सर ये कन्वेंशनल करंट मेरा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम जेड रड टू कॉपर रड फ्लो कर रहा है, जबकि कन्वेंशनल करंट यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोटॉन का फ्लो कर दे, इसको कन्वेंशनल करंट फिजिक्स के भाषा में आप जानते हैं। तो निश्चित रूप से डायरेक्शन ऑफ, इसको मिटा दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट क्या है सर, फ्रॉम उल्टा कॉपर यानी पॉजिटिव टर्मिनल टू जेड रड यानी निगेटिव टर्मिनल। चलिए अब बताइए यहाँ और क्या क्या हो रहा है। द वेट ऑफ जेड रड ग्रेजुअली क्या हो जाता है, लूजेस नहीं, जबकि वेट ऑफ कॉपर रड ग्रेजुअली इंक्रीजेस, लूजेज या डिक्रीजेज, जो कहिए डिक्रीजेस। देख रहे हैं ये गल जा रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, जबकि ये कॉपर रड। अब बताइए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन ZnSO4 सॉल्यूशन। ZnSO4 सॉल्यूशन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस हाफ सेल में देख रहे हैं कहाँ से, जेडन रड जो लूज करता है Zn2+ आयन डिजॉल्व के ड्यूरिंग द रिएक्शन, द जेडन रड ग्रेजुअली चेंजेज इनटू, यानी जेडन एटम ग्रेजुअली चेंजेज इनटू Zn2+ आयन और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। वही इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होकर इधर जाता है, दैट्स वाई इट गेट ग्रेजुअली लूजेज देयर वेट, और जिसके कारण Zn2+ का कंसंट्रेशन ZnSO4 में बढ़ जाता है, वही बात। जबकि वहाँ क्या होता है, कहाँ रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 ग्रेजुअली इंक्रीजेस। काहे इंक्रीजेज हो गया, इन CuSO4 सॉल्यूशन मतलब रिडक्शन हाफ सेल में यहाँ SO4 का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा है, क्योंकि CuSO4 का Cu2+ Cu में चेंज होकर के Cu2+ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चेंजेज इनटू CO एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन कॉपर रड। तो Cu2+ यदि इस पर जमा हो जाएगा तो इसमें निश्चित रूप से CuSO4 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ SO4 का बढ़ गया, यहाँ Zn2+ का बढ़ गया, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कौन करेंगे हम लोग, साल्ट ब्रिज के द्वारा। तो चलिए ये हो गया। तो यही इतना ये सब फेनोमेनन आपके यहाँ हुआ।
तो निश्चित रूप से इसको चलिए यहाँ Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ना, यहाँ SO4 का कंसंट्रेशन बढ़ना, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बाई हम साल्ट ब्रिज। तो इसको कॉपी कीजिए, देन हम फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज का डिस्कशन करते हैं। तो निश्चित रूप से आगे हम देखिए कि जो एनोड पर है, एनोड को आप निगेटिव टर्मिनल बोल रहे हैं। क्यों निगेटिव टर्मिनल बोल रहे हैं ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हुआ है यहाँ से, जो Zn2+ में चेंज हुआ है, इस पर एक्युमुलेट, दैट्स व्हाई इट बिकम निगेटिव टर्मिनल, और ऐसे हुआ। तो यहाँ एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये रॉड से Zn एटम Zn2+ बन करके ऐसे चेंज हुआ एक्वस, यानी यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, पता ही है, लिखा हुआ। कैथोड पर क्या हुआ है, लिखा हुआ है, क्या हुआ है, Cu2+ किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रिड्यूस हो करके Cu सॉलिड में चेंज हुआ है, और जो उस पर जमा हुआ पता है। तो ओवरऑल ये कैथोड एनोड पर हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ हुआ है उसको यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़िए, Zn सॉलिड Cu2+ इक्वस, ठीक है सर, फिर यहाँ Zn2+ इक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है सर। तो ये ओवरऑल मेरा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हमारा यहाँ हुआ है, एंड ड्यूरिंग दिस इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये तो जस्ट आप हम यहाँ लिखे थे, वो उसको रिपीट करके लिखिए। यहाँ एक सॉल्ट ब्रिज है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसको मिटाते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज देखिए, एक यू लाइक ट्यूब है, देख रहे हैं, एक यू लाइक ट्यूब है जिसमें सॉल्ट ब्रिज, इट इज यू लाइक ट्यूब filled with inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, कभी कभी NH4, NO3, etc. इन्हें जेली बोलिए या पेस्ट ऑफ अगर अलगी फंगी बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, वहाँ अगर का नाम आप सुने होंगे सर। तो अगर का जैसे आप लिट्टी बनाते हैं, लिट्टी में क्या करते हैं सर, एक आटा में आप उसमें प्याज, सत्तू, ये सब पेस्ट बना देते हैं। किस में पेस्ट बना देते हैं, आटा में बना देते हैं, ठीक है। वैसे ही आटा के बदले आप अगर लीजिएगा, उसी का जेली लीजिएगा पेस्ट, और उसी पेस्ट में आप अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक ये सब, कौन, KCl, जनरली पोटेशियम के सॉल्ट हम लोग लेते हैं, क्लोराइड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में हम लेते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ मतलब क्या है सर, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि डोंट टेक पार्ट इन रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें ये भाग, ऐसा ना जो रिएक्शन भाग लेने लगे, ठीक है। और एगन इसका काम है कि एंड डोंट रिएक्ट, चलिए ठीक से लिखते हैं, अच्छा ठीक, डोंट रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ लिए हैं उसे रिएक्ट नहीं, केमिकल रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और एगेन सबसे बड़ी बात होना चाहिए मोबाबिलिटी ऑफ केटाइन मान लीजिए हमारा K+ है, तो मस्ट बी इक्वल टू मोबाबिलिटी ऑफ एनाइन।
एनाइन, यानी यदि एनाइन है Cl माइनस है, यदि यहाँ K प्लस है तो यहाँ NO3 माइनस होगा। तो दोनों का मोबेबिलिटी बराबर होना चाहिए। मोबेबिलिटी बराबर क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि निश्चित रूप से मोबेबिलिटी बराबर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। तो चलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आप समझ गए, और इसमें क्या भरा हुआ है ये भी आप समझ गए। क्या भरा हुआ है? एक इट इज ड्यूल एक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, पोटेशियम का साल्ट जनरली यूज्ड एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये हमने देखा बिकॉज इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए कि इसके केटायन और एनायन का मोबिलिटी बराबर होना चाहिए। अगेन इसमें ये टेंडेंसी होता है कि डोंट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, आल्सो इट अनेबल टू रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच टेकन इन टू डिफरेंट हाफ सेल। तो सो फार एज देयर फंक्शन इज कंसर्न, साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो है क्या है? सो देखिए, तो पहला फंक्शन है सर कि कहता है इट कंप्लीट द इनर सर्किट। ये दो हाफ सेल को देख रहे हैं सर, बिना इस दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्स किए हुए, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करेगा तो यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा सर, नहीं, जिसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए अलग अलग भी रखना है, और साथ साथ इसमें जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह उसको भी मेंटेन करना है। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, ये आयन जो बढ़ गया, साथ साथ एक इंटरनल सर्किट ये बना रहा है, देख नहीं रहे हैं? एक एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम कहाँ से? जेड रेड टू कॉपर रेड। इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो कर रहा है? निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जेड रेड टू कॉपर रेड। तो दिस इज एक्सटर्नल सर्किट। इसी एक्सटर्नल सर्किट में यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ बल्ब जला दीजिए, यहाँ बल्ब जलने लगता है, नहीं, जबकि इंटरनल सर्किट भी एक अंदर अंदर बनता है। और इंटरनल टू डिफरेंट, यहाँ देख रहे हैं, एक जनरली कांच का बना हुआ रहता है, उससे सेपरेट रहता है, ये सब ऐसे कंपार्टमेंट टाइप का बना सब रहता है। तो ये इसको सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो एक अब पहला फंक्शन होगा इट कंप्लीट इनर सर्किट बाय कनेक्टिंग टू डिफरेंट हाफ सेल। तो डिफरेंट हाफ सेल को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये एक इंटरनल सर्किट क्या करता है? बनाता है। तो नेक्स्ट इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके कारण मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन हाफ सेल। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है सर? यहाँ क्या है, कहाँ? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या है? एक्सेस Zn2 प्लस है, एक्सेस Zn2 प्लस है। तो यहाँ से अपने आप ये क्या करेगा? कौन सा आयन? निश्चित रूप से यहाँ पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, तो ये निगेटिव आयन लाइक Cl माइनस देख रहे हैं, यानी निगेटिव आयन, निगेटिव Cl माइनस हो चाहे SO4 2 माइनस है ना, ये रिलीज करेगा क्या चीज? निगेटिव आयन। और ये निगेटिव आयन दोनों मिलकर के ये क्या Zn2 प्लस बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, या इसके बदले NO3 माइनस यदि रिलीज करता है तो ZnNO3 होल ट्वाइस इस ढंग का न्यूट्रल सॉल्ट बना लेगा, जिसके कारण ये क्या कर देगा? एक्सेस Zn2 प्लस जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण फ्लो ऑफ करंट एकदम स्मूथली चले। और उधर किधर? इन रिडक्शन हाफ सेल में क्या है सर? वहाँ कौन सा एक्सेस था? वहाँ एक्सेस था नहीं, Cu2 प्लस के कम जाने से हो गया था। Cu2 प्लस चेंजेज इनटू Cu, दैट्स वाई द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस आयन गेट इंक्रीज इन CuSO4। तो यहाँ एक्सेस SO4 2 माइनस कैसे न्यूट्रलाइज होगा?
इसमें से SO4 माइनस जो यहाँ एक्सेस हो गया था, SO4 माइनस, यहाँ से ये K प्लस रिलीज करेगा। तो इधर एक्सेस Zn2+ यानी पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव आयन रिलीज किया, और यहाँ एक्सेस SO4 माइनस है तो ये K+ यानी कैटायन रिलीज करेगा। तो यहाँ क्या करेगा, K+, ये K+ SO4 माइनस से मिलकर K2SO4 बना देगा न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ। दैट्स वाई यहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा, यानी एक्सेस जो भी है उसको मेंटेन कर दिया। तो दिस इज द 2 मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है सर, चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग ये जो सेल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो देखिए सर, सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये याद रखिए, एक छोटा सा है क्या, लेफ्ट साइड में आपको ऑक्सीडेशन वाला होगा, ठीक है सर, एनोड होगा, और वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव होगा। तो राइट वाले का आपको पता है कि राइट क्या हो जाएगा, जस्ट अपना एक याद रखिए, दूसरा आपका उल्टा है। लेफ्ट साइड में कौन होगा, ऑक्सीडेशन वाला होगा, एनोड होगा, और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो निश्चित रूप से आप क्या लिखेंगे, ऐसे देखिए, ये सॉलिड फॉर्म है, लेफ्ट साइड में आप किसको लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को, तो Zn ऑक्सीडेशन हो। देखिए इसके बीच में कॉमा देखिए या एक सिंगल लाइन दीजिए, और उसके बाद आप उसके Zn2+ यानी ऑक्सीडाइज होकर के ये सॉलिड फॉर्म से जो आयन के फॉर्म में चेंज हुआ है उसको यानी इक्वस लिखिए। यदि उसका कंसंट्रेशन है तो यहाँ तो चूँकि हम 1 m लिए थे तो वो कंसंट्रेशन यहाँ मेंशन कर दीजिए, एंड देन यहाँ डबल एरो दे दीजिए। ठीक है सर, ये डबल एरो क्या होगा, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। देन इधर रिडक्शन फॉर्म वाले के दिए, रिडक्शन फॉर्म क्या, Cu2+ आयन है, ये इक्वस फॉर्म में है, इसके कंसंट्रेशन यदि बराबर है तो जो है सो दो लिख दीजिए। देन ये सिंगल एरो दे दिए, अगेन इट चेंजेज इनटू सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में यानी कॉपर में चेंज हो गया, इक्वस फॉर्म से ये किस में चेंज हो गया था, कॉपर में, जो फिर डिपॉजिट हुआ था। तो ये आपका कौन है सर, ये इधर वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को आपने किधर लिखा है, ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट साइड में लिखा है, नहीं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब यहाँ जो एनोड पर होता है, ये इधर एनोड वाले का आप लोग लिखना है, एनोड वाले का, और इधर आपको किसको लिखना है, इधर किसको लिखना है, ये डबल एरो आपका साल्ट ब्रिज का है, इधर साल्ट ब्रिज का, इधर किसको लिखना है, इधर लिखना है आपको रिडक्शन हाफ सेल का, रिडक्शन हाफ सेल के बारे में लिखना है। रिडक्शन हाफ सेल मतलब इधर आप कैथोड के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कोई कोई क्या करता है, Zn-SO4 के फॉर्म में भी ऐसे लिख देता है, तो यही ना Zn2+ है, तो ये कोई टेंशन नहीं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पहले मेटल के फॉर्म को लिखते हैं, देन उसके आयन के फॉर्म, यहाँ पहले आयन के फॉर्म के लिखते हैं, देन उसके मेटल के फॉर्म के लिखते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ चेंजेज होता है, रिडक्शन होता है, तो रिडक्स जिससे फॉर्म में होता है उसको लिखते हैं इसके। तो दिस इज़ द वे बाई विच वी रिप्रेजेंट सेल, सेल को ऐसे ही लिखते हैं। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखेंगे वो क्या चीज़, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ जो हमने Zn को Zn-SO4 में डाले हैं, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा करने से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किधर से किधर वो भी आपको पता है, Zn-S। तो व्हाई इट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, व्हाई इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn टू कॉपर, कुछ तो कारण होगा भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे फ्लो नहीं करता होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल जनरेट होता होगा, उस पोटेंशियल का फिर डिफरेंस होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम दैट डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल होगा, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, देन उसका डिफरेंस होगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करता होगा। तो ये इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल आता कैसे है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।